तो कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो इंग्लिश की क्लास हमने करनी है। लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश किया था। थोड़ा सा कंपोजिशन को देखते हैं, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि एक्टिव पैसिवाइज कर रहे थे हम। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, जो सिंपल टेंस है, इसकी हमने पैसिवाइज आपको समझाई थी। ठीक है। इसके ऑल फॉर्म्स, नेगेटिव क्वेश्चंस। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की किस तरीके से की जाती है पैसिवाइज। अभी वो एक्टिवाइज भी दे सकता है, पैसिवाइज भी देता है कि इसको एक्टिव में करो। कोई भी आ जाए, आपको स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। इसमें आप चीज आपने याद रखनी है, ऑब्जेक्ट ऑफ जो एक्टिव होगा, सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, एम, आर। ये मैंने टेंसेस में भी पढ़ाया था। इज सिंगुलर के साथ आता है, एम आई के साथ आता है, और आर जो है ये प्लूरल वर्ब्स के साथ आता है। और उसके बाद आपने बीइंग जरूर लगाना है। मतलब इन जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, इनकी पैसिवाइज में बीइंग का इजाफा किया जाता है, प्लस वही सेम स्ट्रक्चर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और बाय का यूज किया जाता है, और लास्ट में सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, क्लियर हो जाएगा कि ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि बताए ही क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब इसके साथ सिंगुलर इज लग गई। फिर ये मेन वर्ब है स्पीकिंग का फोर्थ फॉर्म, मतलब जब भी इंग फॉर्म लगे, मैंने बताया ये कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इंग्लिश ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वाइज में इसको सब्जेक्ट की तरह लेके आएंगे, इंग्लिश लिखेंगे। और इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब मतलब इज आएगी, इंग्लिश इज। उसके बाद बीइंग का इजाफा किया जाएगा। जहां पे भी बीइंग लगा हुआ हो, आपने क्लियर समझ रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। इंग्लिश इज बीइंग, इस स्पीकिंग यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है, मतलब स्पीक वर्ड है, और वर्ब है, सॉरी। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, स्पोकन बनेगा, स्पोकन बाय। ठीक है। स्टूडेंट्स आर टेकिंग टेस्ट ऑन मंडे, द टेस्ट आर बीइंग टेकन बाय स्टूडेंट्स ऑन मंडे। यहाँ पे भी देखें, टेस्ट को लेके आए, फिर आर, फिर बीइंग का, फिर थर्ड फॉर्म बाय स्टूडेंट्स ऑन मंडे, सेम वही चीज। माई बॉस इज अप्रिशिएटेड मी, मी आए तो मी को एक आगे लेके आएंगे, आई एम। एम क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे बताया था एम का इजाफा किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब में। आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड बाय माई बॉस। ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर आपने याद रखनी। नेगेटिव में आए, जस्ट अपने नॉट पुट करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। जैसे ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्पोकन बाय। स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग टेस्ट ऑन मंडे, टेस्ट आर नॉट बीइंग टेकन बाय स्टूडेंट्स ऑन मंडे। माय बॉस इज नॉट अप्रिशिएटेड मी, आई एम नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड बाय माय बॉस। ठीक हो गया। तो ये वही सेम है। अगर क्वेश्चन फॉर्म में आता है, क्वेश्चन फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस का कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसकी कैसे करेंगे, इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय हिम। यही हो गया। मतलब इसको सेम रखा वही, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर ये ऑब्जेक्ट लेके आए हम, इज इंग्लिश, फिर बीइंग का इजाफा किया, थर्ड फॉर्म यूज की, बाय हिम। ही किस में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हिम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो ये क्या था, इंटरोगेटिव सेंटेंस था। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, तो ये भी होता है, तो ये इतना डिटेल में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने ये इसकी एक्सरसाइज भी है, आपने ये भी करनी है, ताकि जो है ना आपको क्लियर हो जाए। द प्लेयर इज किकिंग द बॉल। ठीक है। ये हो गया, मनी इज बीइंग, ये देखे, मनी इज बीइंग विथड्राई बाय हर। तो ये वाला ऑलरेडी पैसिव वाइज में उसने दिया है। कैसे हमने पहचाना, क्योंकि हमने इसके बाद बीइंग देखा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म देखा, और बाय देखा, तो हमें पता चल गया कि ये ऑलरेडी पैसिव वाइज है। मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना है, किस में, एक्टिव वाइज में करना है। ठीक है। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे अभी ये बता देता हूँ, यहाँ पे देखें, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। हर का ये ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव क्या बनेगा, शी बनेगा। तो शी के साथ सिंगुलर आता है, तो आपने भी क्या करना है, शी इज करना है। उसके बाद बीइंग तो हम एक्टिव वाइज में यूज नहीं करते ना। तो ये दूसरा क्या है, विथ ड्रा। यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो इसका इंग फॉर्म कौन सा होगा, शी इज विथ ड्राइंग। ठीक है। विथ ड्राइंग द मनी। ठीक है, विथ ड्राइंग द मनी। ठीक है। द मनी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक्टिव वाइज में।
फिर जब इसको हम पैसिव करेंगे तो मनी को, सब्जेक्टिव केस, मनी इज बीइंग विथड्रॉन बाय हर। तो ये आपने याद रखना है। अगर आपने देखना है कि भाई जैसे ये प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर, तो ये भी क्या है, ऑलरेडी पैसिवाइज में दिया हुआ है उसने, हमें इसको एक्टिवाइज करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द गार्डनर, तो गार्डनर को पहले लेके आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लांट्स ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। द गार्डनर, इसकी एक्टिवाइज क्या बनेगी, द गार्डनर इज, ठीक है, द गार्डनर इज वाटरिंग, वाटरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये इसकी एक्टिवाइज बनेगी, इसने इसकी पैसिवाइज दी हुई। तो इससे ही रिलेटेड ना क्वेश्चन आया था 2023 में वीओ के पेपर में, मैं दिखा देता हूँ आपको। आई होप कि जल्दी हम उसको ढूंढ लेंगे। डॉग चेस्ड एज सच, कोई क्वेश्चन था। अच्छा यहाँ पे देखें, चलो ये अभी हमने नहीं किया है, बट स्ट्रक्चर वही है बीइंग वाली। बट ये आता है जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो है ना पैसिवाइज है, ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने सोचा कि शायद ये प्रेजेंट से आया था, बट ये पास्ट से आया है। ये मैं करवाऊंगा जब पास्ट हम पढ़ेंगे। ही वॉज बीइंग चेस्ड बाय द डॉग्स, स्ट्रक्चर वही है, ठीक है, बट ये पास्ट का जो है ना सेंटेंस है। बाय द डॉग्स, यहाँ पे इसने क्या किया कि चेंज द वाइज, यहाँ पे इसने आपको पैसिवाइज दे दी, हमें इससे क्या करना है, एक्टिवाइज में कन्वर्ट करना है। तो बाय द डॉग्स दिया हुआ है, तो बाय से हमने समझ लिया कि ये पैसिवाइज में, दूसरा बीइंग इसने लगाया है, ये भी हमने समझ लिया कि ये पैसिवाइज में। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, द डॉग्स। सबसे पहले तो हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें द डॉग्स हो, सब में द डॉग्स मौजूद है, ठीक हो गया। द डॉग्स, उसके बाद क्या है कि जो है ना डॉग्स प्लूरल है, ठीक है। और यहाँ पे देखें वाज यूज किया हुआ है, मतलब हमें समझ आ गया कि ये पास्ट का जुमला है। तो यहाँ पे आर यूज नहीं किया जाएगा, ये भी यूज नहीं किया जाएगा, और ये वाला भी यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे तो बात ही क्लियर हो गई तीन ऑप्शंस में, क्योंकि वाज लगा हुआ है, ये ही लगा था इसलिए वाज लगा है, क्योंकि अभी हम डॉग्स लगाएंगे तो हमारे पास वर होना चाहिए, तो वर यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद वर्ब कौन सी है, चेज, चेज का कंटिन्यूअस फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है चेजिंग। उसके बाद हेम का यूज किया जाएगा, द डॉग्स वर चेजिंग हेम। तो जब इसको पैसिवाइज बनाएंगे तो ही वाज बीइंग चेस्ड बाय द डॉग्स, इसकी पैसिवाइज जो उसने दी हुई है, ये हम पास्ट में पढ़ेंगे भी सही। तो इससे रिलेटेड ये पैसिवाइज में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम जो है ना कुछ सिनोनिम्स करते हैं। सिनोनिम्स हमने शायद ये अमेंड वगैरह तक यहाँ तक किए थे। जो इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स हमने इस बुकलेट से कर लिए हैं कंप्लीट। इम्पीड वर्ड ये शायद बताया था, वरना यहीं से शुरू करते हैं। इम्पीड का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टकल या हिंड्रेंस, ठीक है, हिंडर रखना। स्टम्बलिंग ब्लॉक भी बताया था एक वर्ड, जिसका भी मतलब क्या होता है, हिंडर वर्ड का मतलब सेम होता है। अबेट, अबेट बताया था लेसन करना, डिक्रीज करना, किसी चीज को कम करना। एमनेस्टी का क्या मतलब होता है, माफी होता है, पार्डन, ठीक है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट होंगे वो बताऊंगा, वो आपने याद रखना है। चेस्टाइज वर्ड याद रखना है, किसी को पनिश करना, किसी पे मोक करना, किसी को डांटना, स्कोर करना। स्कोर्न करना का भी मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, पनिश करना, क्रिटिसाइज करना। चेस्टाइज के ये सारे सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। पनिश, या आपने वर्ड याद रखना है, ये भी आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, चेस्टाइज। इनएन का मतलब क्या होता है, इनएन का मतलब होता है जो इनएक्टिव होता है, सिली होता है, एब्सर्ड होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, इनएन, ये आपने याद रखना है। उसके बाद सुपरफिलियस का क्या मतलब होता है, अननेसेसरी, ये क्लियर होगा आपको। बढ़िया, आपने ये वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, ये भी आपका आ चुका है
एसपीएससी में, ये भी रिपीटेड है। ठीक है, स्टार लगा देते हैं इस पे। क्यूसीन, क्यूसीन का क्या मतलब होता है? स्टाइल ऑफ कुकिंग। ठीक है, ये किचन वगैरह के लिए यूज किया जाता है क्यूसीन वर्ड। क्यूसीन का मतलब क्या है? कुकिंग से आपने याद रखना है, ये आ चुका है वैसे। यूबिकोटस, ये वर्ड मैंने पहले भी बताया। यूबिकोटस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। यहाँ ये गॉड के लिए यूज किया जाता है, ओमनी प्रेजेंट। तो ये इसका ओमनी प्रेजेंट कभी वो दे देता है, ओमनी प्रेजेंट। ऑप्शन में ये होता है यूबिकोटस, यहाँ वो यूबिकोटस दे के पूछेगा ओमनी प्रेजेंट। यहाँ प्रेजेंट एवरीवेयर ये भी ऑप्शन में दे सकता है, ये भी अच्छा वो है पेपर के हवाले से। टेंगो वर्ड याद रखना है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। टेंगो का सिनोनियम क्या है? डांस, डांस करना। ठीक है। हेजमोनी का क्या मतलब होता है? हेजमोनी का मतलब होता है डोमिनेंस। ठीक है। ऑप्शन में मुझे डोमिनेंस, अथॉरिटी, किसी के ऊपर कोई रोब दिखाना, इसको हेजमोनी कहा जाता है। प्लेबसाइट, प्लेबसाइट ये जो है ना, यूएन का, यूएन ने 1948 में ना एक रेजोल्यूशन पास किया था कश्मीर के लिए कि भाई कश्मीर में जो है ना प्लेबसाइट होना चाहिए। मतलब लेट द कश्मीरीज पीपल टू डिसाइड वेयर दे गो, कि वो इंडिया में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, इसको कहा जाता है प्लेबसाइट। डायरेक्ट पॉपुलर वोट, मतलब जो पॉपुलेशन है उसकी मर्जी जो होती है उसको प्लेबसाइट कहा जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल। ठीक है, तो इसको प्लेबसाइट कहा जाता है। रेमिफिकेशन किसे कहा जाता है? रेमिफिकेशन मतलब रिजल्ट्स को कहा जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस को कहा जाता है, आफ्टर मैथ को कहा जाता है। ये रेमिफिकेशन होती है। ठीक है। रेवरी, रेवरी वर्ड का मतलब होता है डे ड्रीम, दिन में सपने देखना। ठीक है, रेवरी। ठीक है, तो ये भी वर्ड पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक सिनोनिम्स करते हैं, उसके बाद कुछ इडियम्स इस बुकलेट में शायद थे जो हमने करने थे, वो कर लेते हैं। यहाँ से जो इडियम्स इंपॉर्टेंट है कुछ हमने किए होंगे, जो है ना कुछ आपने यहाँ से करने। ह्यूमन सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट है, ईडीएम में। ह्यूमन सर्विसेज का मतलब होता है हेल्प इन नीड, जिनको जरूरत में, जो किसी को जरूरत में मदद करते हैं, उसके लिए ये ईडीएम यूज किया जाता है। फ्रेज है वैसे ह्यूमन सर्विसेज, तो आपने याद रखना है हेल्प इन नीड। हेल्प से रिलेटेड ऑप्शन आपने देखना है। तो पास द बक, पास द बक का क्या मतलब होता है? टू एवेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना, एवेड कर देना। पास द बक, ये आपने याद रखना है। तो कीप वंस इन टेम्पर, ये तो आपका 2025 वीओ में भी आया था। ये काफी दफा एसपीएससी में आया है। इसका मतलब क्या होता है? टू बी इन गुड मूड। गुड, वैसे इडियम ये मैंने वहीं से बुक से भी पढ़ा है। हिट द नेल ऑन द हेड, ये भी आपको इडियम मैंने पढ़ा हुआ है। मतलब एग्जैक्ट वर्ड आपको बताया था, ऑप्शन में देखना है। ठीक है, कोई बंदा कोई एग्जैक्ट टास्क करता है, कोई एग्जैक्ट परफॉर्मेंस दिखाता है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया, इडियम यूज किया जाता है। परफॉर्मिंग अ टास्क विथ एग्जैक्टनेस, हिटिंग द नेल ऑन द हेड। अब बोल्ट फ्रॉम द बिलीव, ये भी इडियम मैंने पढ़ाया हुआ है। इस इडियम का क्या मतलब होता है? अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून, मतलब कोई सडन ऐसी घटना हो जाती है, उसके लिए यूज किया जाए बोल्ट फ्रॉम द बिलीव। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चूनेट, अनएक्सपेक्टेड वाला वर्ड याद रखना है। ये भी रिपीटेड है एसपीएससी में, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। ये सारे जो बता रहा हूँ रिपीटेड है। ये भी दो वीओ में अभी आया, अभी था। स्टार लगा देता हूँ जिन। वंस अ ब्लू मून, ये भी आपका रिपीटेड है एसपीएससी में। इसका मतलब होता है कभी कभार, रेयरली। ठीक है, कोई चीज रेयरली शो होती है। वंस अ ब्लू मून। ठीक है, कि गली में आज चांद निकला, तो सॉन्ग भी ऐसा ही है ना, कि गली में ऐसा एक चांद निकला। क्या होता है मतलब? इसका मतलब क्या है? रेयरली है, कभी कभार। ठीक है, तो यह आपने याद रखना है। ये भी अच्छा आइडिया है वैसे। उसके बाद ये तो रेडियम भी करवाया, क्योंकि प्रेपोजिशंस मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बनाई थी। मैंने देखा था हमने प्रेपोजिशन जो की थी लास्ट क्लास में, उसके बाद हमने छोड़ दिया है। वो हमने की थी
75 80 तक की थी हमने। डाइवोर्स तो बताई थी। अच्छा, एम्फेसाइज्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती है, यह आपने याद रखना है। एम्फेसाइज्ड वर्ड के साथ जब भी ये वर्ब के थ्रू काम करेगा, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन, जैसे ही एम्फेसाइज्ड हिज पॉइंट, ये जुमला ठीक है, कोई प्रेपोजिशन आपने नहीं लगानी। अगर ये वाला एम्फेसाइज्ड एज अ वर्ब के तौर पे लगा हुआ है तो नो प्रेपोजिशन। दूसरा होता है एम्फेसिस। इम्फेसिस जब भी लगेगा फिर उसके साथ ऑन प्रेपोजिशन लगाई जाएगी। जैसे एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, ही पुट एम्फेसिस ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एम्फेसिस ये नाउन है, इसके साथ ऑन प्रेपोजिशन हमने लगाई है। तो आपने ये वर्ड देखना है, अगर एम्फेसाइज्ड दिया हुआ है तो फिर तो ऑप्शन में देखना है नो प्रेपोजिशन, अगर एम्फेसिस दिया हुआ है तो ऑन प्रेपोजिशन लगाई जाएगी। अच्छा, उसके बाद इंटर्ड के साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई जाती। जैसे वी इंटर्ड द क्लास, आप ये नहीं कहेंगे कि वी इंटर्ड इन द क्लास या वी इंटर्ड इनटू द क्लास। बोलने में आप बोलें, बट ग्रामेटिकली पेपर के हवाले से आपने गलती नहीं करनी है। इंटर्ड वर्ड के साथ या इंटर वर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती है। वी इंटर्ड द क्लास, ये जुमला ऐसे ही ठीक है। बट अगर आप किसी एग्रीमेंट में, किसी डिसीशन में इंटर हो रहे हैं, फिर इंटर के साथ इनटू प्रोपोजिशन लगाई जाती है, ठीक है। वो आपको सेंटेंस का सेंस बता देगा। इंटर इनटू एग्रीमेंट तब होगा जब आप कोई एग्रीमेंट में इंटर हो रहे हैं या किसी डिसीजन में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अप्रोच्ड वर्ड के साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई जाती है। एज आई अप्रोच्ड डैश डैश हिम ही टर्न्ड एंड वॉकड अवे, जैसे मैंने उसे अप्रोच किया तो वो वहीं से उठ के चला गया। तो अप्रोच के साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। एज आई अप्रोच्ड हिम होगा, तो हिम नहीं होगा, ठीक है। ये वर्ड आपने कुछ याद रखने हैं जिनके साथ जो है ना, याद रखना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम है, वेरी गोल्डन, सॉरी, प्रेपोजिशन है, काफी दफा पेपर्स में आई है। monkeys लिव डैश डैश ट्रीज। तो आपको लगेगा कि भाई monkeys जो हैं वो ट्रीज पर रहती हैं ना, ट्रीज के ऊपर होती हैं, तो हमें इस तरीके से आन लगाएंगे, आन नहीं लगाना है। आपने एग्जैक्ट याद रखना है, monkeys लिव इन द ट्रीज, ठीक है। इन प्रेपोजिशन लगेगी और यही जुमला आपको कॉपी पेस्ट करके वो देगा अगर ये क्वेश्चन आया तो। आपने ये याद रखना है, ठीक है। मंकीज लिव इन ट्रीज करना है, ऑन ट्रीज नहीं करना है, ठीक है। ये गोल्डन प्रेपोजिशन है पेपर के हवाले से, तो ये आपने याद रखना। ये तो मैंने पहले पढ़ाई हुई है कि जब भी इन की बात आए, कोई चीज इन से लिखी जा रही है तो उनके साथ इन प्रेपोजिशन लगाई जाएगी। अगर कोई पेंसिल पेन से लिखी जा रही है तो फिर विथ लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई बेग टू डिफर, ये भी शायद मैंने बताई, आई बेग टू डिफर डैश डैश यू ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। डिफर के साथ दो प्रेपोजिशंस आती है, एक आती है विथ। अगर आप किसी के साथ जो है ना डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू व्यूज और ओपिनियंस, तो उसके साथ विथ लगेगा, ठीक है। जैसे आई बेग टू डिफर विथ यू ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, ये एक ओपिनियन है, कोई व्यूज की बात हो रही है, जिस पे आप जो है ना, उस पे जो है ना कह रहे हैं कि भाई मैं आपसे इस बात पे इख्तलाफ रखता हूँ, या मैं आपसे इस चीज को लेकर डिफरेंट सोचता हूँ, ठीक है। दूसरा होता है डिफरेंट फ्रॉम या डिफर फ्रॉम, वो तब लगता है जब आप किसी से फिजिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फिजिकली डिफरेंट होते हैं, या अपियरेंस, सिंपल वर्ड यूज करें, अपियरेंस में कोई चीज डिफरेंट है तो उसके लिए डिफर फ्रॉम लगाया जाएगा। जैसे अली इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर, मतलब अली जो है वो, हम कहते हैं ना कि भाई ये माँ पे गया है, ये भाई पे गया है, या ये बाप पे गया है, तो वो या ये अपने बाप पे नहीं गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अपियरेंस में जो है ना वो नहीं है, डिफरेंट है। तो तब डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाई जाएगी, वरना विथ लगाई जाएगी अगर कोई ओपिनियन या सब्जेक्ट की या किसी व्यूज की बात की जाएगी। इरेलीवेंट वर्ड के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आती है। हिज कमेंट वर ऑलमोस्ट इरेलीवेंट टू द टॉपिक ऑफ इवनिंग, ठीक है। द बॉय रिजेमेबल्स डैश डैश हिज फादर, रिजेमेबल्स वर्ड के साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई जाती, ये आपने याद रखनी। रिजेमेबल्स के साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई जाती, ये याद रखिएगा आपने। सिमिलर के साथ टू लगाए जाते हैं, आइडेंटिकल के साथ एकिन के साथ लगाई जाती है। लास्ट करते हैं प्रेपोजिशन, यहां तक ये भी मैंने पढ़ाई हुई है। द पूर बेगर वाज ब्लाइंड डैश डैश वन आई,
जब भी आईज की बात आए, ब्लाइंड आपसे पूछे कि भाई वो एक आई से ब्लाइंड है या दो आई से ब्लाइंड है, ब्लाइंड जब आई से हो, फिजिकली हो, तो उनके साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन लगाई जाती। बोलने में अजीब लगेगा, आप कहेंगे वो आंखों से अंधा है, फिर आप विथ लगाएंगे, ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने कंसेप्ट समझना है, जब भी फिजिकली कोई बंदा ब्लाइंड है तो उसके साथ इन प्रेपोजिशन लगाई जाएगी और कोई नहीं लगाई जाएगी। जैसे द पूर बेगर वाज ब्लाइंड इन वन आई, उसने आई वर्ड दिया है तो ये फिजिकली है, और ब्लाइंड के साथ फिर आप इन लगाएंगे। ये मैंने काफी दफा बताया। ब्लाइंड टू तब होता है जब कोई बंदा अपने शॉर्ट कमिंग्स को लेके, सिंस को लेके अननोन होता है, वो उसे पता नहीं होता या वो ऐसे बिहेव करता है। देखिएगा, इम्तियाज इज ब्लाइंड टू हिज चिल्ड्रेन्स फॉल्ट। ठीक है। काफी लोग होते हैं जो अपने बच्चों के फाल से ब्लाइंड होते हैं, अननोन होते हैं, दूसरों पे क्रिटिसाइज करते हैं, तो तब हम ब्लाइंड के साथ टू प्रेपोजिशन लगाएंगे, वो भी आपको सेंस समझा देगा जो जुमला वो देगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ तक ये करते हैं, थोड़े इडियम्स जो हमारी अपने बुकलेट है उसमें भी कुछ एडिशन की हुई है, वो भी देखते हैं। जो हमने किए थे इडियम, यहाँ तक किए थे लास्ट क्लास में, कट अ सॉरी फिंगर मेक मेड अ पूर इम्प्रेशन। केच टार्टर एडीएम का क्या मतलब होता है? केच टार्टर, इसका कलर चेंज करते हैं, लास्ट ये करते हैं, केच टार्टर टू डील विद अ पर्सन हु इज नॉट इन योर मैच, मतलब उस बंदे से करना जो आपके पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं कर। काफी लोग काफी जगहों पे हम कहते हैं ना कि भाई मजबूरन किसके साथ डील कर रहे हैं, बाकी ये तो हमारे यहाँ लेवल का बंदा नहीं है, या ये हमारी पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं कर रहा, हम ये बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो उसके लिए ये केच टार्टर वर्ड इडियम यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है सिमिलर इन करेक्टर टू वंस फादर। ठीक है, मतलब अपने बाप जैसा होना। फिर वो अपियरेंस में भी हो सकता है, और उसके साथ साथ जो है ना बाय नेचर भी हो सकता है, मतलब उसके करेक्टर जैसा हो, अपने फादर के करेक्टर जैसा सिमिलर हो, तो उसको कहा जाता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ये आपने याद रखना है। या एंसिस्टरल वर्ड भी यूज किया जाता है, अपने आबाव अजदाद के करेक्टर्स के साथ आपका करेक्टर मिलता है, उसके लिए भी चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक यूज किया जाता है। कास्ट पेरेंट्स बिफोर स्वाइन, इसका मतलब क्या होता है? टू ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समन हु डजंट रिकॉग्नाइज इट्स वर्थ, मतलब उसके सामने वो चीज, ऐसी वैल्यूएबल चीज पेश करना जिसको उसका जो है ना वर्थ का पता ही नहीं हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है जो है ना कास्ट पेरेंट्स बिफोर स्वाइन। भैंस के आगे बांसुरी बजाना, ये उर्दू में भी इस तरीके से प्रोवर्ब है कि मतलब उन लोगों के जो है ना सामने ऐसी चीज लेके आना जिसको उसकी वर्थ का पता ही नहीं हो। कास्ट पेरेंट्स बिफोर स्वाइन, ये आपने याद रखना। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। ये वैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काफी यूज किया जाता है। ये भी इडियम आपने याद रखना है। कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, मतलब कभी कभी आपको रिवार्ड दिया जाए, जैसे छोटे बच्चे होते थे, अम्मी डांट दी थी या मारती थी, फिर उसके बाद 10 रुपए देती भी दीदी कि भाई जाओ चीज लेके आओ। क्या हो गया? मतलब पहले डांट लिया, मार दिया, फिर उसके बाद जो है ना रिवार्ड भी दे दिया। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट, जो रिवार्ड और पनिशमेंट की पॉलिसीज होती है ना, जिसमें पहले रिवार्ड दिया जाता है या पहले पनिशमेंट दी जाती है फिर रिवार्ड दिया जाता है, इसको कहा जाता है कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कप ऑफ जॉय का क्या मतलब होता है? कप ऑफ जॉय का मतलब होता है कप ऑफ कॉफी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये बट पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। कोल्ड फीट वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। कोल्ड फीट, कोल्ड फीट का मतलब होता है अफ्रेड होना या नर्वस होना। ठीक है, अफ्रेड होना या नर्वस होना, ही इज फीलिंग जो है ना कोल्ड फीट ड्यूरिंग जो है ना डिबेट। ठीक, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है, नर्वस या अफ्रेड? कोल्ड फीट। चिकन स्क्रैच, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट आपको पता हो। पूर है हैंड राइटिंग, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ही खराब होती है उनके लिए चिकन स्क्रैच यूज किया जाता है। क्यूरियोसिटी किल द केट, बीइंग इंक्यूजिटिव अबाउट अदर्स पीपल्स अफेयर्स में गेट ट्रबल। ठीक है, मतलब दूसरे लोगों के जो मसले हैं उनके लिए जो है ना बहुत ही ज्यादा बेचैन होना। ठीक है,
तो वो आके आगे क्या करेंगे, आप आपके लिए जो है ना ट्रबल काज करवाते हैं, इसलिए ये कहा जाता है क्यूरियोसिटी किल द केट। ये पेपर के हवाले से यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से पेपर के हवाले से ये वाला केच टार्टर, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये आपने याद रखना है। कास्ट पेरल्स बिफोर स्वाइन ये नहीं आता, पेपर में नहीं आता है। केरोट एंड स्टिक पॉलिसी ये पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कोल्ड फीट, ठीक है, नर्वस या अफ्रेड होना। ये चार पांच आपने जरूर जहन में बिठाने हैं जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमारी क्लास से इंग्लिश की। फिर आगे नेक्स्ट वीक है।